ग्लोबल सिटी। आज मैं आपको ग्लोबल सिटी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन काम की देने वाला हूँ। ग्लोबल सिटी में बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि जो इसका लास्ट डेट ऑफ अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट एंड रजिस्ट्रेशन की डेट थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया। टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ई ऑक्शन था उसको भी चेंज कर दिया गया। तो क्या वो चेंज आया है, आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ। और साथ में ग्लोबल सिटी को लेकर बहुत सारे डाउट्स जो आपके मन में चल रहे होंगे तो वो मैं क्लियर करने वाला हूँ आज। वीडियो में कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो डेवलपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप यहाँ ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो मैं आपको यहाँ एग्जैक्ट जो आपके डाउट्स हैं वो आज क्लियर करने वाला हूँ। और अगर आप यहाँ आसपास के एरिया में आपने प्रॉपर्टी बाय की है या प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं और इस एरिया के डेवलपमेंट को आप समझना चाहते हैं, टेक्निकली एनालिसिस करना चाहते हैं कि यहाँ क्या बन रहा है, तो आपके बहुत सारे डाउट्स मैं आज क्लियर करूँगा। एक एक करके क्लैरिटी दूंगा मैं आपको। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन आपके मतलब का हर एक पॉइंट है, दोनों के लिए, डेवलपर हैं या बायर हैं, दोनों के लिए। और अगर आप किसी रियल एस्टेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपको सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके मैं आपको सारी डिटेल्स देता हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। तो प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड HSIIDC, जी हाँ, इसकी 4 साइट ग्लोबल सिटी के अंदर ऑक्शन के ऊपर है। और ऑक्शन में अब छोटा सा चेंज भी आया है। तो पहले समझते हैं कौन कौन सी साइट यहाँ ऑक्शन में है। पहली साइट ए, जो कि 86.05 एकड़ की है, इसकी FAR 6.17 है। इसमें परमिसेबल यूज जो नॉन रेजिडेंशियल यूज है वो मिनिमम 65% है, और यहाँ रेजिडेंशियल यूज जो परमिसेबल है वो 35% है। ये रिजर्व प्राइस जो इसका रखा गया है 1,47,500 रुपीज पर स्क्वायर मीटर का प्राइस रखा गया। वहीं साइट नंबर B1 जो कि 23.76 एकड़ की है, इसका FAR 5.0 है, और परमिसेबल यूज नॉन रेजिडेंशियल की बात करें तो ये 65 है, और रेजिडेंशियल की बात करें तो रेजिडेंशियल यूज यहाँ 35% है। इसका रिजर्व प्राइस 1,28,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर का है। वहीं तीसरी साइट C2 58.11 एकड़ की है, यहाँ FAR 5 है, और नॉन रेजिडेंशियल यूज जो है 50% है। मतलब ये जो मैं परसेंटेज आपको बता रहा हूँ ये अप टू है, कम जा सकते हैं लेकिन अप टू है। तो कमर्शियल यूज मैक्सिमम 50% है और रेजिडेंशियल यूज भी 50% है। इसका रिजर्व प्राइस 1,21,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है। वहीं फोर्थ साइट PSP1.A, ये 4.84 एकड़ की है, इसकी FAR 1.50 की है। ये इंस्टीट्यूशनल स्कूल बन सकता है, यहाँ पर 29,352 स्क्वायर मीटर बन सकता है। इसका रिजर्व प्राइस 56,500 रुपीज पर स्क्वायर मीटर का रखा गया है। इसकी लास्ट डेट ऑफ अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट एंड रजिस्ट्रेशन की जो डेट थी वो 20/11/2023 थी। इसको बदल के 12/12/2023 कर दिया गया। मतलब थोड़ा सा डिले हुआ, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। इसके डिले की जो वजह है वो ये है कि यहाँ डेवलपर्स की क्वेरी अभी बहुत सारी थी, जो कि धीरे धीरे HSIIDC सॉल्व कर रही है। तो जब तक डेवलपर पूरी तरह सब एस्पेक्ट्स को समझ ना ले तब तक वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ऑक्शन में। तो इसीलिए उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी आने में थोड़ा सा टाइम लगा, और इस प्रोसेस को और थोड़ा सा टाइम देना पड़ा। तो यहाँ इसकी डेट जो 20/11/2023 थी, इसको बढ़ा के 12/12/2023 कर दिया गया। मतलब दिसंबर महीने के 12 तारीख को इसका अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट एंड रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। और टेंटेटिव डेट ऑफ ई ऑक्शन जो कि पहले 5/12/2023 था, उसको बढ़ा के अब 22/12/2023 कर दिया गया है। लेकिन ये क्लियर है कि अब दिसंबर महीने में ये ऑक्शन हो जाएंगे। यहाँ डेवलपर्स ने इंटरेस्ट भी काफ़ी दिखाया, बहुत सारे लोगों ने यहाँ क्वेरीज की है। क्या डेवलपमेंट हुई, क्या फर्दर ऑक्शन में किसने लिया, जब ऑक्शन हो जाएगा मैं तब भी आपको ये बताने वाला हूँ। तो पहले शुरू करते हैं इस साइट को लेकर, ग्लोबल सिटी साइट को लेकर जो क्लैरिटी मैक्सिमम मैं आपको दे सकता हूँ वो एक एक करके मैं आपको देता हूँ। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल सिटी के बारे में अगर आपने नहीं देखा अब तक
तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसमें ग्लोबल सिटी को मैंने एक्सप्लेन किया है, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेरी ये है कि यहाँ पर जो C2 साइट की बात कर रहा हूँ, जो 58.11 एकड़ की है ग्लोबल सिटी के अंदर, वहाँ डेंसिटी के बारे में क्वेश्चन है। इज देयर एनी लिमिट ऑब्लिक कंस्ट्रेंट, कैन वी अचीव एक्सीड 600% पर एकड़? यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, इसका आंसर है डेंसिटी लिमिट C2 प्लॉट की 846 है PPA पर पर्सन एकड़, मतलब 846 लोग पर एकड़ में यहाँ पे रह सकते हैं। और अगली क्वेरी है, विल वी नीड टू अबाइड एनी सेक्टर रेगुलेशन ऑफ ग्रुप हाउसिंग ऑब्लिक NILP न्यू इंटीग्रेटेड लाइसेंसिंग पॉलिसी, और GH मतलब ग्रुप हाउसिंग लाइसेंस नॉट एक्सीड 20% ऑफ सेक्टर एरिया। किसी भी सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर 20% एरिया में ही ग्रुप हाउसिंग सैंक्शन होती है। अगर उसके बाद ग्रुप हाउसिंग सैंक्शन होती है तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग में जाती है, या उसके बाद गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लेकर आई है NILP न्यू इंटीग्रेटेड लाइसेंसिंग पॉलिसी। तो यहाँ जो क्वेरी है उसी के हिसाब से बता देता हूँ मैं। बीइंग अ स्पेशल प्रोजेक्ट दीज गाइडलाइंस शैल नॉट बी एप्लीकेबल। जब किसी सेक्टर की बात करते हैं तो उसके अंदर जो गाइडलाइंस हैं वो इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अथॉरिटीज़ इसे HSIDC जो इसे डेवलप कर रहा है वो इसे एक स्पेशल प्रोजेक्ट मानता है, और जो टर्म्स एंड कंडीशंस बताई गई हैं उसी हिसाब से ये प्रोजेक्ट डेवलप होगा। अगली क्वेरी है उसी साइट के लिए है, C2 58.11 एकड़ के लिए। आर एनी एडिशनल चार्जेस पेबल फॉर द FAR ऑफ 5? जब डेवलपर एडिशनल FAR बाय करता है, रेगुलर FAR जो हरियाणा के अंदर चलती है, गुरुग्राम के अंदर चलती है, वो है 1.75 की FAR। जब एडिशनल डेवलपर बाय करता है वो तभी बाय कर पाता है जब किसी TOD जोन के अंदर होता है, या TDR ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स को डेवलपर बाय करके और फिर अपनी ग्रुप हाउसिंग पे इम्पोज करता है। तो यहाँ पर एडिशनल FAR चूँकि यहाँ 5 दी गई है, तो इस FAR पे अचीव करने के लिए क्या कोई एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी? तो आंसर है नहीं। दीज चार्जेस आर पार्ट ऑफ द रिजर्व प्राइस। जो रिजर्व प्राइस रखा गया है उसके अंदर उन सभी चीज़ों को इंक्लूड किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विल एनी एडिशनल अमाउंट टुवर्ड लाइसेंस EDC IDC चार्जेस बी पेबल और इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिजर्व प्राइस? यहाँ कोई एडिशनल EDC IDC पे करने की ज़रूरत नहीं है। जो रिजर्व प्राइस रखा है उसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड है। डू वी नीड टू अप्लाई फॉर एनी एडिशनल लाइसेंस ऑब्लिक पे लाइसेंस फी ऑब्लिक एडिशनल कन्वर्जन चार्ज? जब मास्टर प्लान के अंदर लैंड होती है तो उस लैंड पे CLU करवाया जाता है, चेंज ऑफ लैंड यूज़। उसके बाद उसका लाइसेंस ग्रुप हाउसिंग, प्लॉटेड कॉलोनी कोई भी डेवलप करते हैं तो उसके लिए उसका लाइसेंस अथॉरिटी से लिया जाता है। उसके बाद बिल्डिंग प्लान प्रोसेस अप्रूवल कराया जाता है, उसके बाद रेरा वेरा लिया जाता है, वो तमाम सारी चीज़ें हैं। उस बीच और भी कई अथॉरिटी से अप्रूवल ली जाती हैं। तो यहाँ पर जो क्वेरी है वो ये है कि क्या कोई एडिशनल लाइसेंस लेने की ज़रूरत है या कोई एडिशनल कन्वर्जन चार्ज पे करने की ज़रूरत है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ऐसा नहीं है, रिजर्व प्राइस में ये इंक्लूड है। अगली क्वेरी है रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्टेड बिल्टअप एरिया, जो कि मिनिमम 50% इसके अंदर मेंशन है। तो जब हम ग्रुप हाउसिंग कोई सैंक्शन होता है तो उसके अंदर 99.5% रेजिडेंशियल होता है, 0.5% कन्वीनियंट शॉपिंग के लिए कमर्शियल स्पेस दिया जाता है, अलाउ किया जाता है, क्योंकि रहने वाले लोगों को ज़रूरत के सामान भी खरीदने होते हैं, उसके लिए 0.5% कमर्शियल अलाउ किया जाता है। तो यही क्वेरी है कि क्या इसमें भी सेम है, क्योंकि रेगुलर ग्रुप हाउसिंग में इनको फॉलो करना पड़ता है। तो इसका आंसर है नहीं। इसके अंदर मैक्सिमम परमिसेबल नॉन रेजिडेंशियल कंपोनेंट जो है वो फिक्स है 50%, और यहाँ अलॉटी को डिसाइड करना है कि नॉन रेजिडेंशियल कंपोनेंट एज पर इट्स ओन असेसमेंट। मतलब यहाँ ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसी हिसाब से जाना पड़ेगा। और मैक्सिमम परमिसेबल नॉन रेजिडेंशियल कंपोनेंट जो है वो 50% है, मतलब 50% ज़्यादा नॉन रेजिडेंशियल कंपोनेंट डेवलपर नहीं बना सकता है। जो 0.5 वाली कंडीशन है उससे बहुत ऊपर है। अगला क्वेश्चन है कि क्या ट्री NOC, एयरपोर्ट अथॉरिटी की अप्रूवल, फनल जोन डायग्राम, EC NOC फॉर FAR ऑफ 5, क्योंकि FAR ज़्यादा है यहाँ पे, अरावली NOC, फॉरेस्ट NOC, ये सब लेने की ज़रूरत है? तो उसका आंसर है अथॉरिटीज़ के पास सारे डॉक्यूमेंट हैं,
DGM इंजीनियरिंग HSIIDC गुरुग्राम के पास जाके आप उन डॉक्यूमेंट्स को देख भी सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल साइट, एक प्राइमरी स्कूल और 2 नर्सरी स्कूल। विल दिस बी ओवर एंड अबव द अप्रूव्ड FAR ऑफ 5, मतलब जो 5 की FAR है, क्या उसके ऊपर ये दोनों बनाने की जरूरत है? विल दिस बी कैलकुलेटेड फेज वाइज और द एंटायर लैंड पार्सल ऑफ 58 एकर्स? तो इसका आंसर है क्रच नर्सरी स्कूल एटसेट्रा में बी प्रोविजन बाय द अलॉटी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स अलॉटेड प्लॉट एरिया विद इन द परमिसेबल FAR ऑफ 5, मतलब उसी 5 FAR के अंदर ही सारी चीजें करनी है। अगला आपको क्लैरिटी देता हूं मैं। आर देयर एनी मेजर आर्टरीज, ग्रीन बेल्ट्स, ड्रेनेज पासिंग थ्रू लैंड पार्सल C2? हाउ विल यू गेट द बेनिफिट ऑफ FAR इन सच केसेस? Will be able to breach FAR of 5? का आंसर है no major arteries, green belt drainage pass through the land parcel of C2. However, 9-meter mandatory green belt buffer has to be left as shown in the layout for accommodating these services. Service trench permissible FAR will be against the total plot area. अगला clarity है motorable road for access to site dimensions. देखिए मोटरेबल रोड एक्सेस जो है वो 60 मीटर टू ईच ऑफ द साइट पुट अप फॉर ऑक्शन है और ये डेवलप होगा अंडर फेज 1 ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब HSIDC shall offer physical possession of the site only after it has completed basic infrastructure facilities including but not limited to the development of a motorable access road to the site। ऐसा नहीं है कि अथॉरिटी आपको सीधा ही मोटरेबल रोड हुई और आपको पकड़ा दिया। यहाँ बेसिक सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी अथॉरिटी कंप्लीट करने जा रही है। तो उसमें अगर आप बिड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इस इंफ्रा को मॉनिटर कर रहे हैं, या आपको बता दूं कि अथॉरिटी अब जो इंफ्रा रिलेटेड चीज़ें हैं उस पर भी ऑलरेडी काफ़ी हद तक वर्क करने की शुरुआत कर चुकी है। Any ST/LT line or gas pipeline passing through the site? ST और LT लाइन के बारे में पहले बात करते हैं। 400 kV DC बामनोली बल्लभगढ़ लाइन ऑफ दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड पास थ्रू साइट A. Shifting/rerouting of the same is expected to be completed by 31/8/2025. 31/8/2025 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। The line is affecting only one of the proposed parcel of A. अगला 2 number 66 kV line passing through land parcel A and C2. Meter with regard dismantling of these line has been already been taken up by HVPNL. Post completion of construction of tunneling work, the line will be shifted through the utility tunnels. और गैस पाइपलाइन की बात करें तो नो गैस पाइपलाइन पास थ्रू द प्लॉट। क्लैरिटी देता हूँ कि क्या हम परमिशन ऑफ बिल्डिंग प्लान अप्रूवल ओनली आफ्टर फुल पेमेंट ऑफ फॉर अ पर्टिकुलर फेज ऑफ रजिस्ट्रेशन? तो इसका आंसर है बिल्डिंग प्लान शैल बी अप्रूव्ड इन फेज वाइज मैनर फॉर विच फेज पेमेंट हैज टू बी मेड। जहाँ जहाँ फेज वाइज पेमेंट जाती रहेगी वहाँ बिल्डिंग प्लान अप्रूवल करवाया जा सकता है। फिर बात करते हैं सॉइल सर्वे रिपोर्ट की और डिमार्केशन प्लान, साइट सर्वे और टोपोलॉजी प्लान। Soil testing report of the respective plot is required to be obtained by the builder at its own level. Demarcation plan, site survey, topology plan reports as available in HSIIDC office उद्योग विहार। अगर आपको चाहें तो वहां जाके आप उसको इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। स्टेटस ऑफ एनक्रोचमेंट ऑब्लिक रेवेन्यू रोड, 24 मीटर रोड, ST और LT लाइन पासिंग थ्रू दी साइट। यहाँ एनक्रोचमेंट की बात करें कि कोई एनक्रोचमेंट यहाँ साइट पे नहीं है जिसका यहाँ ऑक्शन निकाला गया है। और रेवेन्यू रास्ते की बात करें तो ऑल रेवेन्यू रास्ता विद इन द ग्लोबल सिटी हैव बीन एक्वायर्ड। और ST और LT लाइन के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हाउ मच मेंटेनेंस विल बी चार्ज फॉर मेंटेनेंस ऑफ ट्रंक इंफ्रा बाय HSIIDC आफ्टर 2033? Will any amount be charged prior to that? HSIDC shall carry out operation and maintenance activity of the Global City project until 31/12/2033 and no additional cost to the allottees। मतलब अगर आपने प्लॉट लिया है एज अ डेवलपर तो इसमें कोई और एडिशनल कॉस्ट नहीं है। फ्रॉम द ईयर 2034 onwards, maintenance charges shall be recovered from the allottee on actual operation and maintenance cost incurred basis in proportion of actual built up area share।
The arrangement shall be finalized in discussion with the allottees at that stage. मतलब ये 2034 की बात है, अभी इस पे कोई फर्दर डिसीजन नहीं लिया गया है. In case of delay in completion of trunk infra, how will the payment plan be modified? What relief will be provided by the HSIDC to the allottee? There will be no change in the terms of bid document. Trunk infra यहाँ पे लेट नहीं होगा. अथॉरिटी इस चीज के लिए कॉन्फिडेंट है. Kindly provide details on creation, mortgage right and bank financing. Can we apply for bank finance post payment of X% to the reserve price? जैसे अलॉटमेंट हुई तो आपने X% पे कर दिया, तो उसके बाद क्या आप फाइनेंस में जा पाएंगे? हाउ गिवन देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन क्रिएशन ऑफ थर्ड पार्टी राइट बिफोर पोजीशन ऑफ एनी पर्टिकुलर फेज. जब बैंक लोन लिया जाता है तो थर्ड पार्टी राइट क्रिएट हो जाता है, उसी को लेके क्लैरिटी है. द अलॉटी कैन ओनली मॉर्टगेज द लैंड of the particular phase / entire site against which complete payment including applicable interest and other has been made. Prior written permission of HSIIDC shall be required prior to creation of any mortgage. जिसकी पेमेंट होती जाएगी उसका आप मॉर्टगेज करा पाएंगे. मतलब वहाँ उस पार्ट को अथॉरिटी को पूरा क्लियर करने की ज़रूरत है. अगली क्लैरिटी मैं आपको देता हूँ. वेदर सेपरेट लेआउट प्लान ईच साइड C2A, B और C2C, क्योंकि आपको मैप में तीनों अलग अलग दिखते हैं, विल हैव टू ऑब्टेन फॉर अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्शन देयर ऑन. तो इसका आंसर है नो सेपरेट लेआउट विल हैव टू बी ऑब्टेन्ड फॉर अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्शन, बट द एप्लीकेंट shall be required to get the building plan approved before construction and after taking possession of their plot. बगैर प्लॉट के पोजीशन के आप ये काम नहीं कर पाएंगे. Kindly confirm the scope of work involved in the development of trunk infrastructure. As discussed, kindly share the details of the award to the contractor. तो कॉन्ट्रैक्टर को क्या क्या अवार्ड हुआ है अंडर फेज 1 ट्रक इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होगा, मैं उसकी डिटेल आपको देता हूँ. टोटल 587.25 एकड़ का ये पार्सल है जहाँ पे ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा. रोड 13.80 kms है और लैंडस्केप 82.2 एकड़्स है. स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज 26.10 kms है और पोर्टेबल वाटर सप्लाई 11.96 kms है और रिसाइकल वाटर सप्लाई 12.07 kms है. सीवरेज 7.07 kms है और इलेक्ट्रिकल की बात करें 33 kV स्विचिंग सबस्टेशन एंड स्ट्रीट लाइटिंग वर्क की बात करें तो यहाँ पे 33 kV केबल जो कि 80 kms है. RMU 34 नंबर है यहाँ पे. यूटिलिटी टनल की बात करें तो 10.73 kms है और फायर फाइटिंग 11.92 kms है. जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है वो आप TGM इंजीनियरिंग के पास HSIIDC गुरुग्राम में जाके देख सकते हैं. Would HSIIDC commit timelines for the completion of trunk infrastructure? How would the bidder be compensated in the case of delay in completion of the trunk infrastructure? तो इसका आंसर है trunk infrastructure for phase 1 of the project is expected to be completed by December 2026. There is no compensation mechanism in the bid document for delay in completion of trunk infrastructure. अथॉरिटी कॉन्फिडेंट है, इसीलिए अथॉरिटी ने कोई ऐसा डिले कंपनसेशन को लेके भी क्लैरिटी नहीं दी है. Please clarify the activities permissible under non-residential constructed built-up area and whether there would be any capping on the particular non-residential activity. इसका आंसर है permissible non-residential uses comprise of commercial, community facilities, institutional, public utilities, non-hazards, non-flammable commercial usage. Or commercial use activity shall include retail trade, wholesale trade, office, bank, including corporate offices, ITs, restaurant, hotels, motels, service apartment and boarding houses, including public assistance institution providing residential accommodation like dharamshala, tourist house, etc., cinema and other place of public assembly on a commercial basis. Professional establishment and other related uses with the prior approval of competent authority. In case of acquisition under the deferred payment plan, would the 3 sites C2A, C2B and C2C
be treated as independent project? तो इसका आंसर है they shall be treated cumulatively as one individual plot only. No subdivision or fragmentation of the plot shall be allowed. पूरा लैंड पार्सल एक ही माना जाएगा. Please confirm if access of the green belt, common area and amenities of each particular site shall be restricted for outsiders and the made available only for HSIADC and or the respective allotee/unit holders. From HSIDC side there is no mandate to provide access to the general public. अगली क्लैरिटी दूं आपको मैं. प्लीज कंफर्म इफ एनी डेवलपमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन रिस्ट्रिक्शन विल बी इम्पोज्ड ऑन द प्लॉट C2 पोस्ट सर्विसेज ऑफ HSIDC आर लेड आउट थ्रू द सेटबैक एरिया with respect of landscapes, green covers, etc. proposed to be developed in and around the respective areas. And please confirm if any costs are incurred by the allotee to restore the setback area to the form it was prior to laying down of the services, whether such costs shall be reimbursed by HSIADC. There shall be no additional development of the construction restriction imposed on plot number C2 post laying out services of HSIADC through the setback area, or HSIDC shall restore the setback area to the form it was prior to laying down the services. अगली क्लैरिटी दूं आपको मैं. In case of purchase of a single entity, what is the maximum percentage shareholding dilution allowed subsequent to bid award without permission? Is there any condition to such dilution? In the case of purchase of a single entity, the change in the shareholding pattern / induction of third party into original allotee shall be permissible subject to prior approval of HSIIDC. The original allotee make complete payment for at least phase 1 of the project. The condition that the original allotee partner shareholders retain at least 51% share of the firm, company or project. In case the share of original allotee partner shareholders in the firm, company, project falls below 51%, it shall amount to transfer and shall be permissible only after obtaining prior permission from the corporation and upon full payment of the sale consideration of the entire plot site along with applicable due charges and execution of the conveyance deed. Encroachment trespassers exist on the plot C2 or any part thereof? If yes, please provide complete detail in this regard. No encroachment exists on plot number C2. Please confirm whether there are easement rights of common profit or rights in, upon or against or affecting the plot C2 or any part thereof. If so, please provide complete details in respect thereto. The project has been planned on the area clear from litigation as evident from the layout plan. Further, the land is acquired statutory free from all kind of encumbrances. अगली क्लैरिटी में तो आपको दूं. Please confirm if any water body, drain, underground pipes, gas pipeline, low tension wires, metro line, etc. is proposed or passing through the plot C2 or any part thereof. तो इसका आंसर है no. Only utility tunnel is proposed to be constructed on 9 meter mandatory green, जो setback का एरिया है, जो रोड के साथ का लगता हुआ एरिया है. Green buffer left for accommodating the services trench in the setback area. अगली क्लैरिटी है copies of any notice, order, correspondence issued by any government authority, third party, which may have adverse effect on aforesaid approval title of the said plot C2. तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा कोई भी नोटिस सर्व नहीं है. अगली क्लैरिटी है काइंडली शेयर डिटेल्स ऑफ पेंडिंग एक्विजिशन एंड लैंड अंडर लिटिगेशन ऑफ द एंटायर ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट. डू एनी सच पेंडिंग एक्विजिशन एंड लिटिगेशन इम्पैक्ट द डेवलपमेंट? तो इसका आंसर है द प्रोजेक्ट हैज बीन प्लान्ड ओनली आफ्टर द एरिया क्लियर फ्रॉम लिटिगेशन एज एविडेंट फ्रॉम द लेआउट प्लान. अगली क्लैरिटी है व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रेवेन्यू रोड पासिंग थ्रू द साइट? Have the same been acquired from the relevant government bodies, पंचायत? इसका आंसर है all पंचायत रास्ता passing through the site stand acquired. There are existing tenements including a temple and a Gaushala in the close vicinity of C2 site with the global city compound. What is the acquisition status of these lands?
how will access be provided to these if they are not being acquired? तो इसका आंसर है no access need to be provided through C2 for the same. अगली क्लैरिटी है काइंडली शेयर द सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ऑफ द साइट. तो इसका आंसर है सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट ऑफ द रेस्पेक्टिव प्लॉट इज रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन्ड बाय द बिडर एट इट्स ओन लेवल. बिड डॉक्यूमेंट प्लॉट नंबर C2 के अगेंस्ट में किसी भी टाइप का कोई ट्री कटिंग या रीलोकेटिंग इस साइट को इम्पैक्ट करता है. तो इसका आंसर है द ट्री कटिंग रीलोकेटिंग अप्रूवल्स शैल हैव टू बी obtained by the bidder on its own. अगली क्लैरिटी है काइंडली कंफर्म दैट देयर शैल बी नो एडिशनल कॉस्ट ऑन द बिडर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ EWS कंपोनेंट एंड एनी डिले बाय HSIIDC ऑब्लिक गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा in developing the same shall not impact the CC/OC of the bidders project. तो इसका आंसर है there shall be no additional charges which will be levied by HSIIDC on account of construction of proportionate residential housing for EWS. Any delay by HSIIDC, Government of Haryana, in developing the same shall not impact the CC/OC of the bidder. अगला क्लैरिटी है kindly confirm where is HSIIDC planning the EWS construction. Also, what is the timeline of EWS construction, and it should not delay the allottees OC in case EWS is delayed by HSIIDC. इसका आंसर है construction of EWS shall be taken up by HSIIDC on a specific site which shall be earmarked for the same. Any delay by HSIIDC, Government of Haryana is developing the same shall not impact the CC/OC of the bidder. अगली क्लैरिटी है गिवन द क्वांटम ऑफ FAR लोडेड ऑन द साइट it will be impossible to complete any phase within a period of 5 years from the date of handing over physical possession. The same should be a minimum of 10 years with further extension possible as development is linked to market conditions and also overall trunk infrastructure development of global city. तो इसका आंसर है completion shall be re-knocked as per section 3(4) of Haryana Development and Regulation of Urban Area Act 1975. Further, the allottee shall be required to obtain extension of the completion of project as per provision of the Act, albeit after payment of applicable renewal fee. अगली क्लैरिटी है what is the process of obtaining the extension process? Kindly quantify the renewable fee. Please confirm if timelines for completion of construction would be extended. तो इसका आंसर है प्रोसीजर ऑफ एक्सटेंशन शैल बी स्पेसिफाइड इन द हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट 1975 एंड रूल्स thereof. Renewal fees shall be as per Rule 13(14) of Haryana Development and Regulation of Urban Area Rules 1976 as amended from time to time. Decision with regard to extension in the event of force majeure events will be taken at the relevant time. Kindly confirm the formula of the computation of maintenance charges. HSIIDC shall carry out operation and maintenance activity of the Global City project until 31/12/2033 and no additional cost to be allottees. From the year 2034 onwards, maintenance charges shall be recovered from the allottee on actual operation and maintenance costs incurred basis in proportion of actual built-up area share. The arrangement shall be finalized in discussion with allottee at that stage. Please confirm if property tax shall be payable over and above the maintenance charge. इसका आंसर है property tax is a state levy and shall be applicable as per government decision. अगली क्लैरिटी है what is the status of the land acquisition for the proposed access from NH8? What is the expected timeline for completion of the development of said access? इसका आंसर है the access points from Patodi Road and Dwarka Expressway are being developed in the first phase. Subsequently, the access from NH48 previously जिसको हम NH8 कहते थे shall be taken up for the development. अगली क्लैरिटी है please confirm if ownership of community center oblique club shall remain with the allottee at all times. तो इसका आंसर है ownership shall remain with the allottee. अगली क्लैरिटी है would each plot that is C2A, C2B, C2C comprise a project for the purpose of building plan approval RERA
Is further subdivision possible from building plan approval, project phasing perspective? इसका आंसर है RERA approval shall be as per RERA Act 2016 and Haryana Real Estate Regulation and Development Rules. Phase-wise part building plan approval are permitted as per the norms of Haryana Building Code 2017 as amended from time to time. तो ये भी आपको अब क्लियर हो गया होगा. अगला है Can the FAR so available be treated as TTR? तो इसका आंसर है The policy for grant and utilization of TDR Transfer Development Rights dated 16/11 shall not be applicable. अगली क्लैरिटी है HSIDC shall also provide details of such major arteries which are likely to pass through the plot C2. तो इसका आंसर है No major arteries pass through the plot C2. अगली क्लैरिटी है The pre-bid meetings minutes dated 27 October 2023 mentioned that EC, Wildlife NOC, Forest NOC, Aravali NOC is already obtained. Kindly provide a copy of these NOCs to understand the binding condition arising out of these NOCs. तो उसका आंसर है The prospective bidder can inspect the available documents in the office of DGM Engineering, HSIIDC, Gurugram. अगली क्लैरिटी है Has HSIIDC obtained the height clearance? तो इसका आंसर है Height clearance shall have to obtain by the allotee for its project. Restricted height shall be allowed to the developer subject to submission of no objection certificate from appropriate authority, that is Airport Authority of India, Ministry of Defence, for construction near defence establishments, Air Force establishment, etc. अगली क्लैरिटी है Would HSIDC clear the site for any trees? आंसर है इसका No. The same shall have to be undertaken by the allotee. अगली क्लैरिटी है As per the bid document we are considering that there will be no STP required within site premises. HSIIDC had mentioned that power, sewerage and water will be provided at one point at the site. Rather, it would be provided at one point phase-wise. इसका आंसर है HSIIDC will make arrangement for one STP for whole global city project. However, bidders of respective plots will have to treat their sewerage effluent as per requirement of norms, guidelines of HSPCB, CPCB, NGT or any other competent authority before connecting to HSIIDC sewer lines. Only one connection will be provided for the services to the respective plot holder. अगली क्लैरिटी है What would require the following documents for our assessment? इसका आंसर है The zoning plan shall be shared prior to building plan approval and after receipt of project plans from the successful bidder. अगली क्लैरिटी है Approving authorities kindly share provide information about the approving authority responsible for the following key approvals. Approvals कौन कौन सी है उसके नाम मैं बताता हूँ. Height clearance, Aravali and forest clearance, zoning plan approval, building plan approval, tree transplantation or cutting approvals if applicable on site, environmental clearance, consent to establish CTE, assurance for water supply, electricity, sewer and stormwater, connection approvals including water, sewer, stormwater and electricity, temporary electrical connection for construction purposes. तो इसका आंसर है The approving authority shall be as specified in Haryana Building Code 2017. Agreement format. In accordance with Section E payment terms, point number 5, please provide the format of the agreement that will be executed containing the terms and condition of allotment. Would this be a sale deed, lease deed or any other instrument? तो इसका आंसर है The agreement, conveys deed, etc. broadly in the line with terms and condition of the bid document shall be shared with the successful bidder as per the schedule specified in the bid document. Stamp duty को लेकर भी clarity है. Kindly share the stamp duty would be applicable for the particular phase at the time of conveyance deed or the first installment of a particular phase. तो इसका आंसर है stamp duty shall be applicable at the time of execution of conveyance deed. तो ये तो थी ग्लोबल सिटी से रिलेटेड सारी जानकारियाँ.
अगर आप यहाँ ऑक्शन में ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपने ऑक्शन में नहीं ले रहे हैं, आप यहाँ इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो बिल्डर क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, उसकी लिमिटेशंस क्या है, वो भी आपके समझने के लिए यहाँ सफिशिएंट है। और अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हैं तो ये आपको ज़रूर चीज़ें पसंद आई होगी, क्योंकि ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, बहुत कम लोगों के पास अवेलेबल हो पाती है। तो मेरी कोशिश है कि मेरे सारे व्यूअर्स ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल हों, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले और बाद, दोनों चीज़ों की समझ उनकी बहुत बेहतर हो रियल एस्टेट को लेकर। तो मैं अपनी कोशिश, अपनी मुहिम के तहत आप लोगों को अवेयर करता रहता हूँ। तो यहीं अब विराम लेता हूँ। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों को, और सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करके उनसे भी सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी उतना लोग रियल एस्टेट में अवेयर हो पाएंगे। नमस्कार एंड जय हिंद।